नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ हेमा चौहान। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। प्रीतम लाल दुआसभा इंदौर में एक दिवसीय व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। भारतीय की समझ, सातत्य एवं अवरोध विषय पर एक दिवसीय व्याख्यान माला का आयोजन। शिक्षा के द्वारा भारतीयता की स्थापना होगी। डॉक्टर ब्रजेंद्र पांडे, प्रज्ञा प्रभा वाग्देवी विचार मंच, महिला आयाम मालवा प्रांत के द्वारा प्रीतम लाल दुआसभा इंदौर में एक दिवसीय व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। महान लेखक, चिंतक, वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर ब्रजेंद्र पांडे जी की पुस्तक स्व हिंदू भारत का अध्ययन महिला आयाम के अध्ययन केंद्र द्वारा किया जा रहा था, जिसकी पूर्णता के उपलक्ष्य में पुस्तक के लेखक डॉक्टर ब्रजेंद्र पांडे को मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय इस समझा, सातत्य एवं अवरोध विषय पर अपने विचार व्यक्त किए जाने हेतु आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ मां सरस्वती के पूजन से हुआ। मुख्य अतिथि एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष का स्वागत वाग्देवी मां की प्रतिमा से किया गया। ब्रजेंद्र जी ने भारतीयता पर समझाते हुए बताया कि यह एक परंपरा है, हमें इसे समझने, इसके उद्देश्य अंत वस्तु एवं विषय वस्तु को समझने हेतु भारतीय दृष्टिकोण से समझना होगा। आधुनिकता और आधुनिकीकरण भारतीयता की अंतर्वस्तु न होकर आवश्यकता अनुसार उपभोग्य संस्कृति, प्रकृति का समुचित उपयोग आदि की संस्कृति रही। मुख्य वक्ता द्वारा भारतीयता के समक्ष आने वाले अवरोधों को बिंदुवार प्रस्तुत किया एवं उसको सातत्य के प्रस्तुत बिंदुवार सूत्र प्रस्तुत किए। श्रोतागण द्वारा प्रश्न किए गए, जिनके उत्तर में ब्रजेंद्र जी ने बताया कि भारतीय ज्ञान परंपरा एक अध्ययन एवं अध्यापन की शैली, इसके अंतर्गत भारतीय दृष्टिकोण से उपलब्ध साहित्यों को अध्ययन एवं अध्यापन किया जाना चाहिए। श्रोतागण में विद्वान एवं विदुषियों की उपस्थिति रही। वकील, प्रचार, अध्यापक, प्रधानाध्यापक, शोधार्थी, लोक सेवक, विद्यार्थी, समाज सेवी एवं विभिन्न वर्गों के लोगों की उपस्थिति एवं सहभागिता रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर डॉक्टर अशोक सचदेवा जीडीसी द्वारा की गई। कार्यक्रम की सूत्रधार महिला आयाम मालवा प्रांत प्रमुख डॉक्टर समीक्षा नायक, सह प्रमुख डॉक्टर सुधीरा चंदेल रही। विषय का परिचय डॉक्टर मेनका जादौन जी द्वारा रखा गया। कार्यक्रम का अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए डॉक्टर अशोक सचदेवा जी ने बताया कि प्रज्ञा प्रभा द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम बहुत सफल रहा और इस प्रकार के व्याख्यान माला निरंतर आयोजित किए जाने चाहिए। कार्यक्रम में महिला आयाम के विभाग प्रमुख डॉक्टर मेनका जादौन एवं सह प्रमुख डॉक्टर रितंभरा जी ने प्रज्ञा प्रभा का परिचय दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर स्वाति उपाध्याय जी एवं आभार डॉक्टर वंचना सिंह परिहार द्वारा दिया गया। वंदे मातरम के गायन के साथ ही कार्यक्रम का औपचारिक समापन हुआ। तब जाकर के भारतीयता के बारे में कुछ समझ बनेगी। अभी हम लोगों को लर्निंग से ज्यादा अनलर्निंग की जरूरत है। जो कुछ हम लोग सीख पढ़ के बैठे हैं, इस सीख पढ़ के बैठने में वो पारंपरिक विद्या कभी हमारे काम आ ही नहीं सकती। अभी तो हमको उस दृष्टि से इन चीजों की सम्यक समीक्षा करनी है। एक छोटा सा प्रश्न, और आपने अपने भाषण की शुरुआत में कहा था, अपने उद्बोधन के शुरुआत में, कि भारतीय ज्ञान परंपरा कोई विषय नहीं हो सकता, है ना। ये एक विचारधारा है। तो अब जब विभिन्न जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसमें उसको एक विषय के रूप में समाहित किया जा रहा है और पढ़ने के लिए, बच्चों को बताने के लिए एक विषय के रूप में लिया जा रहा है, जिसमें अक्सर हम देख रहे हैं, मैं एक प्रोफेसर हूँ तो मैं देख रही हूँ कि बच्चों की उसमें रुचि जागृत नहीं हो सकती। तो आप थोड़ा सा बताएं कि कैसे इस भारतीय ज्ञान परंपरा को विषय न मानते हुए हम उसको किस तरह से समाहित कर सकते हैं ताकि हमारे छात्र छात्राएं इससे लाभान्वित हो सके। देखिए, विषय बिल्कुल नहीं है, और अगर आपने इसको विषय के रूप में पढ़ाने की कोशिश की तो इसका वही हश्र होगा जो ओरिएंटलिज्म का हो गया या जो इंडोलॉजी का हो गया। जो लोग इन विषयों के इतिहास को जानते हो अच्छी तरह समझते हैं। इसीलिए हमने आपसे कहा कि एक ऑपरेशनल सिस्टम है ये। इस विचार दृष्टि से आप अपने सभी विषयों को देखिए। आपकी फिजिक्स भी जो पढ़ाई जाती है वो फिजिक्स भी दोषपूर्ण है, आपकी केमिस्ट्री भी दोषपूर्ण है, आपकी मैथमेटिक्स भी दोषपूर्ण है, आपकी एनवायरमेंटल स्टडी भी दोषपूर्ण है ना। जो समाज विज्ञान है वो तो खैर दोषों से ही भरे हुए हैं। आपका सारा साहित्य, सारा विधि शास्त्र, सारा आपका जो ये भाषा शास्त्र है, ये सब इन्हीं दोषों से ग्रसित है। तो जब तक आप इस दृष्टि का जो मूल तत्व है, उस मूल तत्व के अनुरूप इन सारे विषयों की जो अंतरात्मा, उसका परीक्षण नहीं करते और इनको आप पुनर्परिभाषित नहीं करते, तब तक कोई बात नहीं बनने वाली है। अब जैसे आप भारतीय राजनीति शास्त्र की आप बात करें, मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूँ। आप बताइए कि पूरी राजनीति शास्त्र का जो सिलेबस और कोर्स है, उसमें ऐश्वर्य कहाँ है, उसमें प्रताप कहाँ है, उसमें चिति कहाँ है, उसमें विराट कहाँ है, ये शब्द कहीं है? या कभी भी जिसे आप लोग सिंदूर कहते हैं, गाय कहते हैं, तुलसी कहते हैं, गंगा कहते हैं, क्या केवल इन शब्दों की व्युत्पत्ति बता करके आप वो भाव उत्पन्न कर सकते हैं जो हमारे अंदर तुलसी कहने से, गंगा कहने से उत्पन्न होते हैं या सिंदूर कहने से उत्पन्न होते हैं? इसलिए ये जो समूची चीजें जो हमको पढ़ाई जा रही हैं, वो जिस पैराडाइम से,
जिस पर्सपेक्टिव से पढ़ाई जा रही है उसकी अंतर समीक्षा करना बहुत आवश्यक है, और उसके बाद फिर सारे विषयों को आपको उसी दृष्टि से पढ़ाना पड़ेगा। तो भारतीय ज्ञान परंपरा ज्ञान की दृष्टि है, वो कोई एक सब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि आप उसमें ये बताइए कि मान लीजिए अगर आप उसको सब्जेक्ट बनाते हो तो आप उसमें क्या छोड़ेंगे? आप उसमें फिजिक्स छोड़ेंगे कि मैथमेटिक्स छोड़ेंगे, कि आप उसमें जियोलॉजी छोड़ेंगे कि बॉटनी छोड़ेंगे, कि उसमें आप आयुर्वेद छोड़ेंगे, कि आप उसमें योग छोड़ेंगे, कि आप उसमें संगीत छोड़ेंगे, आप उसमें क्या छोड़ेंगे? कि उसमें फिजिक्स नहीं है हमारे यहाँ, कि हमारे यहाँ केमिस्ट्री नहीं है, कि हमारे यहाँ एस्ट्रोनॉमी नहीं है, कि हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजी नहीं है, क्या नहीं है? क्या छोड़ेंगे आप? और ये सारी विद्याएं हम अपने विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं, और सभी जिन विद्याओं को पढ़ाते हैं उनकी विकृत दृष्टि है। ये जो हमने आपको 4-5 किताबें बताई, इन किताबों का अगर आप विस्तार से अध्ययन करिए तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। खास करके वो जो रेने गेनो वाला हमने आपको लेख बताया विद्या और विज्ञान, ये हम आपको भेज देंगे, सॉफ्ट कॉपीज की हमारे पास है। और 2-1 चीजें हम आपको और बता दें, ये खास करके ये जो भारतीय विचार दृष्टि पर या हिंदू धर्म के ऊपर जो तमाम सवाल खड़े होते हैं, तमाम हमारे आपके भ्रम खड़े होते हैं, तमाम हमारी क्वेरी होती हैं, कांची कामकोटि के शंकराचार्य जी थे स्वामी चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती, जो इस समय शंकराचार्य जी हैं। विजयेंद्र सरस्वती उनके गुरु थे, जयेंद्र सरस्वती उनके गुरु, चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती जी टी.एन. शेषन उनके शिष्य हुआ करते थे। उनके तमिल भाषा में दिए गए कुछ भाषण हैं, उन भाषणों का उन लोगों ने बहुत अच्छा अंग्रेजी में अनुवाद किया है। वैसे तो 6 वॉल्यूम में है, लेकिन भारतीय विद्या भवन ने 1 वॉल्यूम के रूप में उसको प्रकाशित किया, लगभग 900 पेज की किताब। हमारे भारतीयों के सभी कार्य व्यापार में एक अवान्तर कथा की तरह से, जिसे आप लोग फिल्मों में बैकग्राउंड स्टोरी कहते हैं, उस तरीके से आच्छादित किया रहता है। हमारे कोई भी काम हो, हमारे कोई भी महापुरुष हो, उनका हम मूल्यांकन वस्तुतः अपनी इसी मान्यता के आधार पर करते हैं कि हमारे उस आत्मबोध की जिज्ञासा को परिपुष्ट करने में हमारे इस कार्य का या हमारे इस तथाकथित महापुरुष का क्या योगदान है। ये वो मूल प्रश्न है। इस आत्मबोध के प्रश्न को व्यवस्थित रूप देने के लिए भारत में एक बहुत ही विशद और बहुत ही गुह्य तत्वशास्त्र मेटाफिजिक्स की व्यवस्था, ये दूसरी बात है। उसी मेटाफिजिक्स के आधार पर भारतवर्ष में, जिसे आप लोग ऋत का प्रश्न कहते हैं, ऑर्डर जिसको कहते हैं, सेलेस्टियल ऑर्डर, उस ऑर्डर का प्रश्न या ऋत का प्रश्न है। उसी ऋत के आधार पर आगे चल करके धर्म का प्रश्न प्रतिपादित होता है। धर्म आपको दर्शन शास्त्र के दार्शनिक दृष्टि से सत्ता को देखने की जो तीनों दृष्टियां हैं, उन तीनों दृष्टियों पर विचार करना चाहिए। इसलिए अपने आप में एक व्यापक विमर्श का विषय है। अब जो आज का हमारा विषय है कि भारतीयता के क्या लक्षण हैं या भारतीयता की क्या समझ है, और उस समझ का सातत्य या उसकी कंटिन्यूटी कैसे है, और उसमें कोई अवरोध या उसमें कोई डिसकंटिन्यूटी कैसे आती है, और उस डिसकंटिन्यूटी से बाहर निकलने का उपाय क्या है, इस पर हम लोग बहुत ही संक्षेप में और सूत्रवत विचार करेंगे। ये विषय बहुत बड़ा है, और अगर इसको बिल्कुल संक्षेप में भी अगर रखा जाए तो कम से कम 3-3.5 घंटे की आवश्यकता होती है। अब इसको 1 घंटे या 45 मिनट की किसी व्याख्यान में रख पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन सौभाग्य यह है कि मेरे पहले जो 2 वक्ता आए, उन लोगों ने इस विषय की पृष्ठभूमि को ठीक से आपके सामने रखी है, और आप लोग भी सभी प्रबुद्ध लोग हैं। इसलिए मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर सूत्रवत अपनी बात को रख दिया जाए तो भी आप लोग उसकी जो अंतर्निहित मीनिंग है उसको आप लोग एक्सप्लोर कर लेंगे। सबसे पहली बात यह है, अगर आप भारतीयता की चर्चा करें कि भारतीयता की समझ कहां से बनती है, तो आचार्यों ने कहा है कि दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं में आपसी साहचर्य के कारण बहुत सारी समानताएं होती हैं। हमारे कृषि कर्म में, हमारे व्यापार वाणिज्य में, हमारी दैनंदिन उपयोग की वस्तुओं में, हमारे खान पान रहन सहन में भी, हमारे रीति रिवाजों में भी अलग अलग सभ्यताओं के संपर्क के कारण, विशेष रूप से आजकल जो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के साधन बहुत तीव्रगामी हो गए हैं, उनका विस्तार बहुत हो गया है, तो आपको सभ्यताओं के ऊपरी आचार व्यवहार में बहुत सारी समानताएं नजर आएंगी। लेकिन किसी भी सभ्यता का जो वैशिष्ट है वो उसके केंद्र में या उसके कोर में नहीं होता। और इस दृष्टि से यदि आप विचार करें तो जो भारतीय परंपरा है उसका जो कोर है या जो केंद्र है वो एक जिज्ञासा मूलक प्रश्न से आरंभ होता है। सौभाग्य से उस प्रश्न की चर्चा अभी पहले की गई किताब की विषय वस्तु की चर्चा करने के दौरान भारतीय परंपरा की मूल विशेषता यह है कि वो एक जिज्ञासा मूलक सभ्यता है, वो एक इंक्वायरी बेस्ड सिविलाइजेशन है, और उस सभ्यता के मूल में जो अहम प्रश्न है वो प्रश्न है को अहम, हु एम आई, जिसे आप लोग आत्मबोध का या आत्म साक्षात्कार का प्रश्न कहते हैं। और उसमें एक संवाद आता है बौद्ध भिक्षु नागसेन और ग्रीक सेनापति मिनियांडर के बीच में। ग्रीक सेनापति मिनियांडर नागसेन से पूछते हैं कि भिक्षु, किसी भी सभ्यता और संस्कृति को अपने उत्कर्ष को प्राप्त करने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है। तो तीन सिस्टम है, और उसके तहत आपको समूचे भारतीय वांग्मय को और समूचे भारतीय वांग्मय के पीछे जो विद्यमान विचार दृष्टि है
उसकी आपको सम्यक मीमांसा करनी है या उसके प्रति आपको एक समझ पैदा करनी है। तो इसको एक किसी छोटे से सब्जेक्ट या छोटे से डिपार्टमेंट के घेरे में रखने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी विषय भारतीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जा रहे हैं, जो विषय हमारे विद्या महर्षि को आच्छादित किए हुए हैं, उन सभी की विचार दृष्टि क्या हो उसको उद्भाषित करने वाला ये प्रश्न है। इसको इसलिए किसी सब्जेक्ट या किसी डिपार्टमेंट के घेरे में बांधने की कोशिश न की जाए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिसे दर्शन शास्त्र की भाषा में ज्ञान मीमांसा, सृष्टि मीमांसा और सत्ता मीमांसा कहा जाता है, उस पूरी ज्ञान मीमांसा, सृष्टि मीमांसा और सत्ता मीमांसा को एपिस्टेमोलॉजी, कॉस्मोलॉजी और ऑन्टोलॉजी, इन तीनों को यदि आप समाहित रूप में अगर आप रखें तो उसको हम भारतीय ज्ञान परंपरा कह सकते हैं। तो